नमस्कार। अब मैं बिंदु झा और सुनील झा का पूरा फ्रॉड का हिसाब किताब आपके सामने रख रहा हूँ। सुनील झा मेरे संपर्क में 2010 में आया था। मेरे पास विवेक विशिष्ट जो इसका मार्केटिंग करता था वो आया था मेरे पास और उसने कहा कि हम आपका प्रोग्राम चैनल पे चलाना चाहते हैं। उस टाइम मेरा प्रोग्राम जागरण चैनल पे चल रहा था और साधना पे। तो मैंने कहा भाई पैसा कहाँ से इतना ला के दूँगा, 2 चैनल मेरे को चल रहा है। कहते नहीं हो जाएगा, मैं अपने मालिक से बात करवाता हूँ, आप थोड़ा थोड़ा करके पैसा देते जाइए, चैनल चलेगा। तो 2010 में 75,000 रुपये महीने के हिसाब से ब्रॉडकास्टिंग के लिए बात हुई और उसने कहा कि मैं चैनल का मालिक हूँ। सुनील झा ने, आप इतना दीजिए अभी और फिर आगे जब आपका काम ठीक होगा फिर बढ़ा लेंगे हम। और 2015 में मैं दे रहा था इसको 1,25,000 और जबकि ये 2012 से लेकर 15 तक 1 लाख से 2 लाख तक की दवाई जो है फ्री में ले जाता था। और जब मैं कहता था कि देखो मैंने इतनी दवाइयाँ आपको फ्री में दी हैं, जो कि आपके कोई भी आया उनसे पैसे ले लेता था, मुझे कहते नहीं मेरा रिश्तेदार है ये वो करके। तो मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, चैनल पे काम चल रहा है। और 2015 में जी जागरण बंद हो गया, फिर साधना पे और कत्यानी पे ही प्रोग्राम चलने लगा। तो 15 में इसने मेरे को कहा कि आप अपना चैनल बना लो। मैंने कहा पैसा कहाँ से लाऊंगा? कहते पैसे नहीं, थोड़ा थोड़ा करके आप किसी से भी पकड़ के चैनल चलेगा तो आप 1 साल के अंदर अंदर सारा कर्जा उतार देंगे। मैंने सोचा अभी चलो इतने का कर रहा है तो ठीक है करते हैं। मैंने कहा जगह का किराया होगा, ये होगा, सारा कुछ। इसने कहा नहीं मेरे पास मकान है, मैं आपसे किराया नहीं लूँगा, उसमें स्टूडियो बना देते हैं और वहाँ से प्रोग्राम चलेगा। फिर जब धर्मेंद्र एक दोस्ती हैं जो अशोक नगर में रहते हैं दिल्ली में ही, उनके पास ये बातचीत हुई आमने सामने। फिर उसने कहा ये स्टूडियो बनाने के लिए पैसा दे दो आप। 50 लाख मांग रहा था, मैंने 35 लाख दिए थे। फिर उसके बाद पैसे लेता रहा ये, आज इतने दे दो, आज इतने दे दो। जब मैं चेक देता था कहते नहीं चेक से नहीं, चेक डालेंगे फिर कब पास होगा, वह आप कैश ही ला के दिया करो। और रसीद नहीं देता था, जो कैश देना उसकी रसीद नहीं देता था। और चैनल खरीदने के लिए 2,21,00,000 रुपया इसने, इसकी औरत के नाम से एक वायसराय कंपनी थी, उसमें उसका खाता था, उसमें डलवाए चैनल के नाम के। और जिससे चैनल या सरदार से लुधियाना का था ये, उसकी भी स्टेटमेंट है कि हाँ पैसा पंडित जी से आया है। परंतु इन्होंने हेरा फेरी क्या की कि जब जब भी इनको पैसे की ज़रूरत पड़ती गई, अब इतना ला के दे दो। मैं कहूँगी मैं कहाँ से लाऊँ? कहते आप कुछ भी करो, काम तो चलाना है। और 2 मंजिली ऊपर वो बिल्डिंग उठाई और उसका पैसा सारा मैंने दिया, वो भी सारी डेढ़ है। उसमें जब मैं चेक देता चेक को वापस कर देता था, कहते नहीं कैसे चाहिए। अब उसके बाद इसके पास चला गया मेरा 8,24,00,000
और ये चैनल जबकि 16 में इसने पैसे लिए मेरे से, 17 में पैसे लिए, और चैनल का कहा ये नहीं हम नाम बदल रहे हैं, उसका नाम बदलने के बाद फिर चालू होगा। तो जॉल बुक नाम था इसका चैनल का, पहले न्यूज़ चैनल था ये। तो मैंने कहा भी 2 करोड़ 21 लाख तो बहुत ज़्यादा महंगा है। कहते नहीं न्यूज़ का चैनल है, महंगा ही होता है। मैंने चलो कोई बात नहीं, हम न्यूज़ भी चला सकते हैं इसमें। कहते हाँ चला सकते हैं। तो इसने न्यूज़ नहीं चलाई। ये 8 फरवरी 2017 को चैनल स्टार्ट किया। डिश टीवी से अपना कॉन्टैक्ट हुआ, वहाँ भी हेरा फेरी की है। यानी डिश टीवी को देना था हमने 1 करोड़ 50 लाख साल का, और इसने 2 करोड़ 40 लाख दिलाया, फिर डील करवाई, जिसमें के 45 लाख रुपया इसने पता नहीं किस खर्चे में डुलाया वो, और आगे वैसे चलता रहा। अब जब अगस्त महीना आ गया, मैंने कहा भाई चैनल तो नाम कराओ, अब पैसा तो सारा आपके पास आ गया, मशीनें भी सारी अपनी हैं, सब कुछ मेरा है, और हफ्ते में 1 बार आता हूँ, और 6 दिन तो आप अकेले देखते हैं इसको। मैं उस दिन भी 2 घंटे के लिए आता हूँ, बुधवार को। तो उसने कहा ये ऐसा है कि यदि आपने नहीं चलाना तो आप चैनल को छोड़ दो। तो मैंने कहा मेरा पैसा दे दो। कहते पैसा किस चीज़ का? मैं जब मैंने पैसा दिया चैनल खरीदने के लिए, चैनल का लाइसेंस भी दो मेरे को, या मेरी उससे बात करो मैं अपने नाम से कराऊँ। तो आना कहानी करते ऐसे फिर इसने जो चौकीदार रखे हुए थे उनको कह दिया कि पंडित जी यदि यहाँ पे आए प्रोग्राम करने तो आपने उसको अंदर नहीं आने देना। चौकीदार ने जब मेरे को बात कही, मैं धर्मेंद्र के पास आया। धर्मेंद्र ने कहा ये मैं तो पहले कहता था आप लिखा पढ़ी कर लो, मैं जब भी लिखा पढ़ी के लिए कहता था तो टाल देता था। कहते ही जब आपका चैनल आपका है तो लिखा पढ़ी किस चीज़ की करनी, हम तो आपकी देख रेख कर रहे हैं। और मकान का मैंने कहा था कि मैं किराया नहीं लूँगा, आपने पैसे दिए बनवाया है, ये पैसा पूरा हुआ उसके बाद लूँगा। मैंने कहा देखिए जिस आँख से आदमी मिले उसी से बिछड़े तो अच्छा होता है। मिलने के आँख कुछ और हो, बिछड़ने कुछ और हो, तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अब मैं आपको 8 करोड़ 24 लाख दे चुका हूँ, और आपने मेरे जो मैं आदमी ला के दिया उनको भी आप हटा रहे हैं, उनको भी चलने नहीं देते। मैं अपना आदमी यहाँ रखूँ उसको भी आप काम नहीं करने देते। आप क्या क्या करते हैं, फजूल खर्चे इतने डाल रहे हैं। डिश टीवी का खर्चा सारा मैं दे रहा हूँ, लेबर की तनख्वाह मैं दे रहा हूँ, बिजली के बिल मैं दे रहा हूँ, मैं कहाँ से पैसा लाऊंगा? मैंने चैनल कमाने के लिए किया था, पैसे कमाने के लिए किया था। कहते हैं फिर ठीक है हम चैनल बंद कर रहे हैं, आपसे जो होता हो कर लें। तो मैंने 2017 में थाने में गया, अपना मेरा थाना पड़ता था उस टाइम नरोला। उन्होंने कहा ये कि इतना बड़ा केस थाने में नहीं होगा, आप वहाँ जाइए EOW में, वहाँ केस दर्ज होगा है। वहाँ पे जाके मैंने केस दर्ज कराया। वो FIR नंबर है 141/2017 जिसमें मैंने किया था। परंतु वहाँ पे जिस SI को केस दिया उसका नाम है राधेश्याम, वो इनसे मिल गया, और उसके ऊपर DSP था हैदर अली, उससे भी मिल गया, और ASI था कपिल।
उससे मिल गया। अब इन्होंने 2018 तक केस दर्ज नहीं हुआ, इंक्वायरी नहीं चली। फिर मैंने जब देखा कि राधेश्याम इनसे मिल गया, तो फिर मैं एप्लीकेशन दी कि मेरा आईओ बदला जाए, ये आईओ काम नहीं कर रहा है। हैदर अली की जब मैंने सीपी से कंप्लेंट की, तो उस कंप्लेंट पे हैदर अली को तो वहाँ से हटा के दूसरी जगह भेज दिया और केस फिर भी दर्ज नहीं हुआ। जब मैं गोलचा के पास गया, गोलचा जी कहते हैं मेरे को, सतीश गोलचा जी, कि आपका केस नहीं बनता, झूठा आपका केस। मैं चुप करके बैठ गया। 2018 में प्रवीण रंजन जी आए, उनके पास पेश हुआ। उन्होंने अपने पीओ को बुला के, श्री रंजन जी को, इंस्पेक्टर थे वो, केस की स्टडी करो, केस दर्ज करने काबिल है कि नहीं। उन्होंने पढ़ा, उन्होंने कहा ये केस तो जेन्युइन है, रजिस्टर्ड करो। तो उस टाइम केस रजिस्टर्ड हुआ। फिर उसके बाद कोर्ट में केस गया, तो कपिल मिश्रा ने इसकी औरत को अरेस्ट नहीं करने दिया और सुनील को अरेस्ट कर लिया था। फिर हाई कोर्ट में इन्होंने अपील की, वहाँ से समझौते के लिए 3 बार मीटिंग हुई, तो ये पैसा नहीं देना चाहते थे। मैंने कहा कि मैं जे.के. श्रीवास्तव नहीं हूँ, मेरी हलाल की कमाई है, हराम की कमाई नहीं है, और जिनसे मैंने पैसा लिया मैं उनको थोड़ा थोड़ा करके दे रहा हूँ, और मैंने अपनी औरत के जितने भी जेवर थे वो भी सारे बेचे हैं, और रिश्तेदारों से सबसे मैंने पैसा लेके तब एक किया। अब आपने मेरे को कर्जाई कराया, तो मैं कर्जाई तो नहीं रहूँगा, मैं तो पैसा दूंगा उनका सबका, मैं तेरे जैसा बेईमान नहीं बनूंगा। फिर उसके बाद हाई कोर्ट ने इसको जमानत देने के लिए, जो मैंने वायसराय इंजीनियर को 2 करोड़ 21 लाख रुपया दिया था, उसका कहा कि जमा कराओ फिर जमानत मिलेगी। वो पैसा भी जमा नहीं करवाया और जमानत पे खुद भी बाहर आ गया, औरत को भी करवा ली। अब उस दिन से लेके आज तक इसको चार्जशीट नहीं, हर तारीख पे वकील बदल देता है और कहता है, वकील जो नया आता है, कि मेरे पास एक कागज़ नहीं है, मैं केस कैसे लड़ूंगा, मुझे कागज़ दिला दो। जब उसको कागज़ दिलाते हैं, दूसरी तारीख आती है, उस पर फिर बदल देता है। ऐसे ही 2020 से आज 2024 ख़त्म होने लगा है, अभी तक केस की इंक्वायरी शुरू नहीं हुई। और इसने उस चैनल को अपनी औरत के नाम से, बिंदु झा के नाम से और अपने साले के नाम से करा के न्यूज़ इंडिया बना के बाहर की सैटेलाइट है उसके ऊपर चला रहा है। ये पैसे कमा रहा है, हेरा फेरी खूब कर रहा है, परंतु पैसे देने की अभी भी इसकी आनाकानी है। और जो 2 करोड़ 21 लाख हाई कोर्ट ने कहा था वो नहीं। फिर इसने एक और चाल खेली, बिंदु यहाँ से केस डुला दिया कक्कड़ डूमा में कि 1 करोड़ 28 लाख रुपया हमने और लेना है। वहाँ पे पहले तो अंडरग्राउंड हो गया, केस बंद हो गया था। फिर जब जमानत होगी उसके बाद दोबारा केस चला, उसमें इससे जब प्रूफ मांगे गए, प्रूफ कोई नहीं मिला इससे कि आपकी लिखा पढ़ी कोई नहीं है। और मैंने जज से कहा कि देखिए, मैं नारी वैद हूँ, जिसका उपचार कहीं नहीं उसका उपचार मेरे पास है। हर जगह डॉक्टर हकीम कोई भी है, रोगी से पूछता तकलीफ क्या है, या मशीनों से टेस्ट करते हैं, तब वो दवाइयाँ देते हैं। परंतु मैं नारी वैद में रोगी का 12 घंटे पेट खाली है, तो नाड़ी प्रश्न में मैं खुद बोलता हूँ कि आपको ये बीमारी है, और परहेज करे तो ये दवाई है, परहेज करे तो दवाई अमृत है, परहेज नहीं करे तो मिट्टी है।
तो उसके बाद पंचाल साहब थे, JM पंचाल साहब सुप्रीम कोर्ट में जज थे, उनको हर्पीस निकला था। तो हर्पीस में उनको एंटीबायोटिक दवाइयाँ खिला के गठिया भी हो गया था। उनका उपचार किया, वो सर्टिफिकेट मेरे पास था। TS कश्यप थे, उनका खून गाढ़ा था, वो सर्टिफिकेट था। यानी 6-7 सर्टिफिकेट जो मेरे पास थे वो मैंने जज को दिखाए, और जज भी सर्टिफिकेट देख के हैरान हो गया कि देखो इतना अच्छा तजर्बा इसका, और इसके साथ ही फ्रॉड हुआ। और जो इसने झूठा एक एफिडेविट बना रखा था गाजियाबाद से, बबलू नाम का आदमी है जिससे एफिडेविट लिया था, वो एफिडेविट बनाता है ये जनवरी 2017 में, जबकि एफिडेविट वो ट्रेजरी से निकलता है सितंबर में, और वहीं से इसका फ्रॉड पकड़ा गया, वहीं से केस दर्ज हुआ था। तो जब इसने देखा कि अब मैं ये नहीं करता, वहाँ ककड़ुमा में हार गया, तो इसने हाई कोर्ट में दोबारा 182 पेज का केस बना के भेजा। अब जब जज वहाँ से पूछता कि भाई इसका प्रूफ लाओ, अब प्रूफ इनके पास है नहीं, कहाँ से देंगे। आज उस बात को भी 8 महीने हो गए, और जो 30 हजारी में 146 नंबर कमरे में मेरा केस चला हुआ है, वहाँ पे या तो जज बदली हो जाता है, या जज वहाँ पे बैठा है सीट पे तो वकील नया खड़ा कर देता है। और यही सिस्टम चल रहा है 2020 से लेके आज तक, और अभी तक केस की सुनवाई नहीं शुरू हुई है। और अब 11 दिसंबर की डेट है, तो मैंने अब जितने भी अपने मिलने गिलने वाले हैं, जो जज रिटायर हो चुके हैं, मेरे संपर्क में आए हुए, उन्होंने कहा ये आप खुद जज से कहिए कि वकील जी पहले मेरी बात सुनो, मेरी उम्र को देखो, मेरी सब चीज़ को देखो। यदि ये पैसा आज मेरा बैंक में होता तो कितना पैसा तो इसका ब्याज का बन जाता। अब ये तो पैसा कमा रहा है, चैनल को चला के भी कमा रहा है। चैनल इसने अपनी औरत के और अपने साले के नाम से कर रखा है, और न्यूज़ चैनल बना रखा है। वो चैनल भी जब मैंने शास्त्री भवन में लिख के दिया कि जब वो चैनल ये था और ये किया गया तो इसको बंद क्यों नहीं कर रहे, उन्होंने कहा ये नहीं हम नहीं बंद कर सकते, ये तो उनकी अपनी प्रॉपर्टी है। फिर मैंने दोबारा केस 30 हजारी 146 नंबर कमरे में एप्लीकेशन लगाई, अब तक भी ये चैनल चल रहा, अभी तक बंद नहीं हुआ। ये दोनों इतने फ्रॉडी है कि पता नहीं इन्होंने कितना पैसा लूट रखा है। अब दिल्ली के अंदर पता नहीं इनकी कितनी जायदादें हैं। यदि RTI लगाई जाए तो पता लगे, क्योंकि सुनील झा जो है ये तो पहले से फाल्टी है। ये दूरदर्शन में जोधपुर में डिप्टी डायरेक्टर था या डायरेक्टर था, वहाँ भी इसने घपला किया था, जिसमें इसको अरेस्ट भी किया, और अरेस्ट करके जमानत पे लाया था JK श्रीवास्तव कत्यानी चैनल का मालिक, और उसने अपना कत्यानी चैनल इसको संभाला था। वहाँ से जो इसने पैसा लूटा, देखिए हम 2 या 3 आदमी थे जो कैश नहीं देते थे, चेक देते थे, बाकी सबसे कैश लेता था। जो चेक जाता था उसका पैसा तो देता हो तो मैं कह नहीं सकता, बाकी जो कैश आता है उसका पैसा कोई नहीं देता था। लेबर को पूरा पैसा नहीं देता था और लेबर को दबा के रखता था। 2010 से 2015 तक जब तक मैं कत्यानी चैनल में चलता रहा, तो जैसे मैं वहाँ जाता था, चौकीदार इसको बताता था कि पंडित जी आ गए, तो दोनों मियाँ बीबी आते थे मेरे को गाड़ी से लेने, और जब तक मैं प्रोग्राम पूरा ना कर लूँ तब तक मेरे पास रहते, किसी से मिलने नहीं देते थे, और जब प्रोग्राम ख़त्म होता है गाड़ी में बिठा के जाते थे। अब किसी से
पता लगे कि किस किस्म का आदमी है, कैसा कैसा नहीं है, तब तो संचेत होता। और इसने मेरे से कहा था 2015 में, ये 14 में बात चली थी, मैंने कहा मेरे पास पैसा है नहीं, मैं कहाँ से लाऊंगा इतना। उसने कहा कि आप एक बार लाइसेंस ले लो, जगह मैं अपनी दूंगा और चैनल मैं चलाऊंगा, और मशीनें कुछ तो मैं आपको उधार पे दिला दूंगा, कुछ के पैसे देने पड़ेंगे। और जब 2015 में इसको निकाल दिया वहाँ से जेके श्रीवास्तव जी ने, और मैं तो पैसा इसको दे चुका था उस टाइम। तो पैसा देने के बावजूद इसने कहा कि लो मैं एका करता हूँ, देखा जाके। मैंने कहा जी इसमें तो कहाँ से काम होना, देखो वहाँ कितनी जगह है, यहाँ कितनी का है। इसने कहा नहीं, हम ऊपर 2 मंजिल बना लेते हैं। और मैंने कहा चलो बनाओ। जब बनाने लगे, अब मेरे पास पैसे में पैसा ला के दो, तो भी पैसा दिया। 8 करोड़ 24 लाख रुपए मैंने इसको दिया है। और जब मैं किसी आदमी को लाता है ये चैनल पे चलेगा, तो उसको बका के कहते नहीं ये आपका प्रोग्राम ठीक नहीं है, हम नहीं चलाएंगे। ऐसे बहाने बनाता था। जो आदमी मैं अपना वहाँ रखता था, उस आदमी को दूसरे दिन हटाता, नहीं जी ये तो ये करता वो करता, तरह तरह की बातें बनाता था। तो इसके मन में काला था, ये मुझे नहीं था पता कि ये इतना बेईमान है। अब जब बाद में पता लगा, तो इन्होंने दोनों ने लूटने वाला काम किया। वायसराय जो इसने कंपनी बना रखी थी, ये जेके श्रीवास्तव जी के काम की देख रेख किया करती, जिसका एयरपोर्ट के काम था। इसने वहाँ से खूब घपले किए हैं। फिर दोनों को जेके श्रीवास्तव जी ने निकाल दिया, और आज हेरा फेरी के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। ये बैठ के काम कोई नहीं कर सकते। जहाँ देखा कि कोई आदमी शरीफ है, उसी को अपने कब्जे में लेके मीठी बातों में डाल के उनको भी लूटते जा रहे हैं। और टीवी पे आने का मेरा मकसद यही है कि इनकी फ़ोटो भी दे रहा हूँ मैं, और एड्रेस मयूर विहार का भी है और चंद्र विहार का भी है। चंद्र विहार में ये स्टूडियो बना था, और वहाँ भी हर हफ्ते आज फलानी कंपनी आ गई, या फलाना आदमी आ गया, उन्होंने ये मालिक ये चंदा दिया, ये किया। ऐसे भी कम से कम 70 से 80 हज़ार रुपया हर महीने ये लूट लेता था। और जब मुझे बाद में पता लगा, तो लेबर उसी दिन बुलाते थे ये जिस दिन मैं लाइव करने जाता था। बीच में लेबर भी नहीं बुलाते थे। चौकीदार भी उसी दिन बुलाए जाते थे जिस दिन मैंने चैनल पे जाना होता था, आगे पीछे नहीं होते थे। तो मैं तो ये कहता हूँ पूरे संसार से कि बिंदु झा और सुनील झा के झांसे में कोई ना आए। इनका काम है लूट मार करना, दूसरों को बका के पैसा ठगना, परंतु काम किसी करके राजी नहीं है। जितने ज़्यादा पढ़े लिखे इतने लुटेरे हैं। और इनका काम है कि आदमी को बेवकूफ़ बनाओ और अपनी जेबें भरो। अब बुलंदशहर में इसने एक फार्म हाउस बना रखा है, जिससे कत्यानी चैनल का पैसा लगाया सारा। वहाँ पे बाउंड्री भी काफ़ी अच्छी कर रखी है। वहाँ पे डेयरी बनाई थी इसने भैंसों के, गाय की। लेबर को तनख्वाह नहीं देता था, और इसने मेरे से कहा कि मेरी लेबर नहीं वहाँ टिक रही है, मुझे कोई टिकने वाली लेबर दो। तो मेरी अपनी गौशाला है यहाँ, मैंने उसमें से 4 अपने आदमी दे दिए इसको। हफ्ते में जब उनको खाना नहीं मिलेगा, रहने का स्थान ठीक नहीं है, कौन रुकेगा? तो मेरे पास से भी गए और अपने पास से भी गए। तो इसने षड्यंत्र बहुत ज़्यादा किए हैं। और आज तक अब जिससे मैं किसी से बात करता हूँ, कहते नहीं ये तो पहले से ऐसा था। और इसने कितना घपला किया हुआ,
तो इसके नाम से तो चैनल होगा नहीं, इसकी औरत का नाम नहीं है किसी भी केस में, इसके नाम से चैनल हो जाएगा या किसी और आदमी का डालकर, क्योंकि 2 आदमी का नाम होता है वहाँ पे, तब चैनल रजिस्टर्ड होता है। तो अपने साले का नाम कराया। साला भी इसका डॉक्टर है वो गुजरात में, और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के नाम से कभी भी कोई चीज़ प्राइवेट नहीं चला सकता। तो आज मेरा सभी श्रोताओं से निवेदन है कि आप इस मेरी दुख भरी कहानी को जो आपके संपर्क में उन तक भी भेजें, और जो संपर्क में जज हैं उन तक भी भेजें, क्योंकि जज भी अपने आप कोई पूरा फैसला नहीं कर सकते, वो वकीलों के ऊपर होता है और मुलजिम और शिकायतकर्ता के ऊपर होता है। तो मेरी शिकायत तो जेन्युइन है, मेरी झूठी नहीं है, क्योंकि मैंने बचपन से लेके आज तक ना तो किसी के साथ हेरा फेरी की, न करने दी। जो मेरे संपर्क में आ गया, जिसने हेरा फेरी करने की कोशिश की और मुझे पता लगा कि इसने हेरा फेरी की, मैं उसको उसी टाइम डांट देता हूँ कि देखिए बेईमानी का पैसा ना जाने आपकी औलाद पे पड़ेगा, आपके शरीर पे पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा, ये पैसा पछता नहीं है, ये बर्बाद करता है। उदाहरण के तौर पे केजरीवाल राजनीति को बदलने आया था। अन्ना हजारे ने जब अपनी भूख हड़ताल की तो उसमें कर्ता धर्ता बन गया है। उन्होंने सोचा कि देखो इनकम टैक्स में कमिश्नर आए तो ये तो बना सकता है, हेरा फेरी रोक सकता है। परंतु जब इसका पता लगा कि 2004 में ISI का एजेंट बन गया था, खालिस्तानियों का एजेंट बना, वहाँ से पैसा लिया इसने, दोनों जगह से लिया, और यहाँ दिल्ली में कितनी हेरा फेरी की, मस्जिदों में कितना पैसा बांटा, रोडों का हाल देखो क्या है, और अपना शीश महल कैसे बनाया था, और आज क्या दुर्दशा हो रही है। ये बेईमानी का पैसा ऐसे बर्बाद करता है। बर्बाद तो ये भी होगा इसके एक लड़की आगे संतान कोई है नहीं, तो हेरा फेरी किस लिए कर रहा है? उस लड़की को देगा, उसका कौन सा बांस चलेगा? बेईमानी जहां भी कहीं की जाए वो बेईमानी गला के रख देती है। अब जिसने भी अत्याचार किया है, चाहे कितना भी राजा महाराजा, वो भी मिट्टी में मिला है। राम भगवान के समय पे सीता माता को जब रावण धोखे से उठा के ले गया था तो कैसे नाश किया लंका का। और कौरवों पांडवों में जब आपस में युद्ध हुआ तो दुर्योधन के जो भी कपट थे, शकुनी के कपट थे, वो पूरे खानदान को तबाह करके कृष्ण भगवान ने, राम भगवान ने सिर्फ दुष्टों का नाश किया है, अपराधियों का नाश किया है, और जो सच्चा धर्मी है उसका कुछ बिगड़ने नहीं दिया। तो मैं भी अपने धर्म पे चला हूं। आज भी मैंने पूरे संसार से एक निवेदन किया है कि जिसका उपचार कहीं नहीं उसका उपचार मेरे पास है, क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, और मेरी दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। और मेरे पास सबसे ज़्यादा मरीज हैं ब्रेन हेमरेज, मंदबुद्धि, ब्रेन ट्यूमर, गठिया, किडनी, हार्ट, सोराइसिस, बांझपन, नमर्दे।
मेरा नाम सुरेंद्र सैनी, मैं आया हूँ पीतमपुरा से। मेरा इलाज चल रहा था राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट से। उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया लेफ्ट चेस्ट का। चेस्ट में आ गई दिक्कत, सांस लेने में दिक्कत आ रही थी मेरे को। सांस की नली में से चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन की वजह से मेरे को चक्कर आने लगे, चक्कर आते आते गिर जाता था मैं। कैंसर डिक्लेयर हो गया था 1 महीने बाद, तुरंत ऑपरेशन करा लिया। ऑपरेशन ठीक नहीं हो पाया था। ऑपरेशन में जो सांस की नली उन्होंने जोड़ी थी दूसरे फेफड़े से, वो नली ठीक नहीं जुड़ी, वहाँ पे थोड़ी लीकेज रहेगी। अलग से उन्होंने ग्लू डाला था मेरे को यहाँ पे चेस्ट में, गले में ग्लू डाला था, लेकिन ग्लू वो बाहर आ गया 15 दिन के बाद ही। फिर मैंने इनका टीवी में प्रोग्राम देखा, बाबा जी का प्रोग्राम देख के मैं इनके पास आया। इनसे दवाई ली तो मेरे को उससे फ़र्क है, खांसी में फ़र्क है, चक्कर भी नहीं आते अब, और ठीक है अब। नमस्कार, हम कुरुक्षेत्र हरियाणा से आए हैं। हमारा गांव समालखा पड़ता है। ये मेरी भांजी है जो कई सालों से बीमार चल रही थी और हम लोगों ने प्राइवेट अस्पताल, सरकारी अस्पताल, यहाँ तक कि पीजीआई में भी इलाज करवाया है, लेकिन वहाँ भी कोई आराम नहीं लगा। और पीजीआई में लोग कहते हैं वहाँ के डॉक्टर की इसकी किडनी ख़राब है, तो हमें वहाँ के डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए सलाह दी। लेकिन हमें किसी ने यहाँ गुरुजी के बारे में बताया कि आप वहाँ ऑपरेशन कराने तो जा रहे हो, लेकिन एक बार आप गुरुजी से मिल लीजिए। तो हम उनकी सलाह मानते हुए यहाँ पे आए और गुरुजी को दिखाया। 1 महीने में ही हमारी इस भांजी का जो किडनी की प्रॉब्लम थी ठीक हो चुकी है और हम यहाँ से संतुष्ट हैं। मैं 2010 में बाबा के पास आया था। मैं जयप्रकाश रेवाड़ी से 2010 में बाबा के पास आया था सर्वाइकल के दर्द के लिए। बड़े से बड़े डॉक्टरों ने कहा कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइट है, लेकिन बाबा ने मेरे को यहाँ नब्ज देख के इलाज दिया और मैं 15 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो गया। अब फिर दोबारा मेरे को ये डॉक्टर माइग्रेन का दर्द बता रहे हैं हम सिर में। अब 3 महीने से मेरे को मतलब सिर में दर्द हो रहा है। मैंने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, रेवाड़ी, दिल्ली, जयपुर, जो भी डॉक्टर कहते हैं सीटी स्कैन करके कि माइग्रेन का दर्द है। लेकिन बाबा के आके यहाँ मैंने नाड़ी परीक्षण कराया और बाबा ने मेरे को 15 दिन का दवाई दिया था। अब मेरे को कुछ आराम लग रहा है, यहाँ रिलीफ है कि आगे मैं ठीक हो जाऊँगा। मेरा नाम मीनाक्षी है और मैं रेवाड़ी से आई हूँ। मुझे ब्लड की समस्या थी, ब्लड नहीं बनता था और प्लेटलेट्स नहीं बनती थी। उसके लिए मैंने गुड़गांव हॉस्पिटल में दिखाया, मेरा ट्रीटमेंट चला। वहाँ पे लगभग 1-1.5 साल तक मैंने दवाई खाई, लेकिन फिर भी कोई आराम नहीं हुआ। और उसके बजाय मेरे यहाँ पे हिप्स में उन्होंने बता दिया था कि आपके इन्फेक्शन है और ये रिप्लेस करना पड़ेगा, आर्टिफिशियल लगेगा और ये निकाला जाएगा। और ये भी बताया उसके साथ कि इसकी लाइफ भी ज़्यादा नहीं है, जो आर्टिफिशियल है वो 5-6 महीने या साल भर काम करेगा, आपको फिर चेंज कराना पड़ेगा। उसके बाद मैंने 2-3 हॉस्पिटल में गुड़गांव में और दिखाया और मैंने जयपुर भी दिखाया, तो सभी ने ये बताया कि ऑपरेशन होगा, ये हिप आपका निकाला जाएगा। और ये भी कहा था कि अब आप कभी मतलब दूसरा बच्चा पैदा नहीं कर सकते। तो फिर उसके बाद मैंने बाबा का प्रोग्राम देखा टीवी पे, तो मुझे लगा कि वहाँ पे मैं ठीक हो सकती हूँ। तो मैं फिर बाबा जी के यहाँ पे आई। बाबा जी ने मुझे दवाई लिखी, नब्ज देख के मुझे बताया कि ये समस्या है। और बाबा जी की दवाई लेने के तीसरे दिन ही मुझे आराम हो गया था। मैं पहले चल नहीं पाती थी, बिल्कुल दीवार पकड़ पकड़ के चलती थी, और बाबा जी की दवाई लेने के बाद मैं आराम से चलने लगी। फिर धीरे धीरे दवाई लेती रही और मुझे आराम होता रहा। लगभग 3 महीने में मैं बिल्कुल ठीक हो गई। उसके बाद बाबा जी ने कहा थोड़े टाइम बाद रुको अभी, और उसके बाद कहा कि तुम बच्चा भी कर सकते हो। और फिर अब बाबा जी की दया है, उनकी दवा है कि अब मेरा ये 1 महीने का बेटा है, और ये उन्हीं की दया मेहर से, उन्हीं की दवाइयों से हुआ। हम इलाहाबाद से आए हैं और हमारा नाम सरिता वर्मा है। हम बहुत दिनों से अपना इलाज करा रहे थे, बहुत जगह गए सर, लेकिन हमें जो है सफलता नहीं मिली। अंत में मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया कि ऐसे ऐसे जो है टीवी पे प्रचार आता है, एक बार यहाँ पे भी ट्राई कर लो, हर जगह कर ली हो, और क्या पता ईश्वर तुम्हारी जो है सुन लें। तो मैंने उसकी बात को मानते हुए जो है यहाँ पे आई और बाबा जी को दिखाया। उन्होंने जो है कहा कि आपका मतलब यहाँ पे इलाज हो सकता है। तो मैंने उनके कहने के अनुसार जो है इलाज कराया।
करीब 6 महीने मुझे लगे हैं दवाई खा के यहाँ का, और अंत में मुझे जो है सफलता मिली, मुझे मेरा बेटा हुआ। अब ये 4 साल का हो गया है, और ये सब बाबा जी की ही दवाइयों का असर है। और मैं तो यही चाहूँगी कि हर उस औरत को यहाँ पे आना चाहिए जो निराश हो चुकी है, और उसको जो है यहाँ ज़रूर सफलता मिलेगी। ईश्वर की यहाँ बहुत बड़ी कृपा है, और विश्वास के साथ आएँ और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। परंतु जिसने मेरे पास आके नाड़ी परीक्षण को आके दवाई खाई, आज वो सब दुखी है। जिनको डॉक्टरों ने जिनको ये कह दिया था कि आप संतान के योग्य दोनों नहीं हैं, आज उनके घर में 3-3, 4-4 संतानें हैं। जिस औरत को कहा था कि आपकी ट्यूबें बंद हैं, आप बच्चा नहीं पैदा कर सकती, आपका अंडा नहीं बनता, आज उनके पास भी दादे हैं। जड़ी बूटियों तो हर एक रोग का इलाज है। कोबरे सांप के जहर में, बिच्छू के जहर में, केमिकल में या मरे हुए जानवरों की हड्डियों में किसी रोग का उपचार नहीं है। और मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती। जो ईमानदार से दवाई खाता है उसको महीना 1.5 महीना, जो बीच में हेरा फेरी करता है, जीभ का स्वाद लेता है, उसको 6-6 महीने भी लग जाते हैं। परंतु रोग जड़ से करता है। आज मेरा जो काम है वो इतना काम है कि मैं 2 घंटे नाड़ी परीक्षण करता हूँ, 10 से 12, इसके आगे पीछे नहीं करता। और मैं रोज 10,000 गायत्री जप, 2,000 मृत शिवनी महामृता जप करता हूँ। उसके बाद हवन करके तब नाड़ी परीक्षण करता हूँ। और एक मरीज को देखने के लिए मुझे 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगता। नाड़ी परीक्षण में 5 सेकंड में जो रोग आ गया वो दवाई देके उसी दिन 20% कम हो जाता है। परमानेंट, टेम्परेरी नहीं होता। यहाँ पे हर एक रोग जड़ से करता है, किसी रोग को दबाया नहीं जाता। आज मेरे पास पूरे संसार से मरीज आ रहे हैं, कैंसर के, किडनी के, गठिए के, सोराइसिस के, ब्रेन हेमरेज के, मंदबुद्धि बच्चे, और जिनको नींद नहीं आती है, अनिद्रा के मरीज, सोराइसिस के मरीज, और जिस दिन आते हैं उसी दिन उनको 20% आराम तो परमानेंट मिल जाता है। आज मैंने पूरे संसार से एक निवेदन किया है कि आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांस से संतान उत्पत्ति कराना, न मर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना। हमें रोग अपने खान पान से है। यदि आप ताज़ा खाना, गर्म गर्म खाना खा रहे हैं और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पी रहे हूँ, तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस, आपको कोई रोग नहीं होगा। क्योंकि मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, ठंडा खाना, बासी खाना लीवर नहीं पचाता। लीवर पचाएगा नहीं, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी। पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, पित्त में तेजाब बढ़ जाएगा। पित्त में तेजाब बढ़ेगा, खाया पिया जो पेट में सड़ेगा वो जाके गुर्दे पे ऐसे बैठेगा जैसे खड़े पानी में काई जमती है, तब जाके रोगों की भरमार होती है। आज पैर के तलुए से सिर के बाल तक का कोई भी रोग है, ना तो रोगी को मुंह से बोलना पड़ता है, ना खानदानी हिस्ट्री बतानी पड़ती है। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आपने रोग निवारण के लिए आना, उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जब तक नाड़ी परीक्षण किया 1 बूंद भी पानी पेट में नहीं जाना चाहिए, न कुछ खाना। और जैसे आपका नंबर आएगा 5 सेकंड में आपको पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको ये रोग है, ये दवाई है, ये परहेज है। परहेज कर सकते दवाई ले लो, परहेज नहीं कर सकते दवाई नहीं लेना।
क्योंकि परहेज करेंगे तो दवाई अमृत है, परहेज नहीं करेंगे तो मिट्टी है। क्योंकि जड़ी बूटियाँ हैं और इन जड़ी बूटियों की विशेषता है कि इनकी एक्सपायर डेट नहीं होती, जिसमें केमिकल पड़ेगा उसकी एक्सपायर डेट होगी। इतनी पहचान है इनकी कि नमीदार जगह पे नहीं रखनी, खुश्क जगह पे रहेगी, इसमें नमी नहीं आएगी, दवाई खराब होगी नहीं। और मेरी दवाइयाँ सेहत में बनती हैं, मेरी किसी भी दवाई में चीनी नहीं पड़ती। जैसे बेल का मुरब्बा है, आंवले का मुरब्बा है, गाजर का मुरब्बा है, सब सेहत में बनते हैं। और असली सेहत की पहचान है कि उबलता हुआ पानी आप गिलास में रख लें और उसके पहले गिलास का वजन कर लें, फिर पानी को डालें। अब उसमें तोल करके आप शहद डालें। जब पानी ठंडा हो जाए तो उस पानी को गिरा दें। अब उस गिलास का दोबारा वजन करें तो उस गिलास का वजन जितना आपने शहद डाला उतना बढ़ा, न शहद में कमी आई न बढ़ोतरी हुई। और दूसरी पहचान है इसकी असली शहद की कि आग जलाइए, जब अग्नि अच्छी जल जाए तो थोड़ा सा शहद आग पे डाल दो, अग्नि बुझ जाएगी। जब तक वो लकड़ियाँ नहीं हटाएंगे आप स्पिरिट डालें, पेट्रोल डालें, जो मर्जी डालें, वो आग नहीं जलेगी वहाँ। वो हटा के दूसरी लकड़ियाँ डालेंगे, आग जल जाएगी। और शहद संसार की वो वस्तु है जो पहचान ही नहीं पड़ती। जैसे गले से नीचे उतरी, जिस ग्रुप का खून है उसमें चली गई, इसका अपना ग्रुप ही कोई नहीं है। और शुगर को शहद ऐसे चाटता है जैसे दीमक लकड़ी को चाटती है। जिसकी शुगर 400 450 रहती है, 1 चम्मच हल्दी 4 चम्मच शहद में मिला के सुबह इतना शाम को लें। गाय का दूध है तो पी लें गिलास ऊपर से गुनगुना, न गुनगुना पानी पी लें। हफ्ते में आपका शुगर जो 400 450 रहता था 200 250 पे आ जाएगा। महीने सवा महीने में 90 140 जो हमें चाहिए वही रहेगा, ना उसके कम होगा ना उससे फालतू। शुगर होने का मेन कारण है छना हुआ आटा, धुली हुई दालें, छिली हुई सब्जियाँ, फ्रिज की रखी चीज़ें। ये शुगर को दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ाती है। जिसमें सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस सब छिलके के अंदर है। जब ये छिलका अंदर नहीं जाता लीवर पूरा काम नहीं करता। जब लीवर काम नहीं करे पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाए तो पित्ते में तेजाब बढ़ेगा, पित्ते में तेजाब बढ़ेगा, खाया पिया पेट में सड़ेगा, वो जाके गुर्दे पे ऐसे बैठेगा जैसे खड़े पानी पे गाय जमती है। जब वहाँ से खाया पिया पूरा फिल्टर नहीं होगा, खून जो गया वो तिल्ली ने स्वीकार नहीं किया, उल्टा फेंक दिया, फिर आपके रोगों की बढ़ोतरी होती है। पुराना खून बार बार फिल्टर हो रहा है, गाढ़ा होगा, इसी से कैंसर पैदा होता है, इसी से किडनी खराब होती है, इसी से गठिया होता है, इसी से माइग्रेन होता है, इसी से ब्रेन हेमरेज होता है, इसी से नजला बढ़ के आंखों की दृष्टि जाती है, कानों की आवाज जाती है। परंतु मेरे लिए हर एक रोग ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। आज मैंने पूरे संसार से एक ही निवेदन किया है कि जब उपचार करा के थक जाए तो आप मेरे पास आइए। जिस दिन आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ। गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जब तक मैं नाड़ी परीक्षण करूँ तब तक एक बूंद भी पानी नहीं पीना, न कुछ खाना। फिर पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। फिर उसमें जो जो कमियां शरीर में पाई जाएंगे सब दवाइयाँ लिखी जाएंगी।
यहाँ पे किसी एक रोग की दवाई नहीं दी जाती। अब पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी रोग नवजन्म मिलेगा सब दवाइयाँ दी जाएगी। इन दवाइयों का वजन 15 किलो से लेकर 20 किलो के बीच का होता है। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत व्यंजन है, सब जड़ी बूटियाँ हैं। और जैसे आपके दांत में भयंकर दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने कहा कि दाढ़ निकालनी पड़ेगी, आपको दाढ़ निकालने की ज़रूरत नहीं है। मंगल और शनिवार छोड़ के आप पीपल के पेड़ के पास जाइए, चाकू और रुई ले जाएं, जहाँ पे पीपल की छाल नरम है वहाँ पे चीरा लगाएं, दूध निकलेगा। उस रुई को भिगो के उस दांत में रखें जिसमें दर्द हो रहा है। दर्द तो आपका 1 सेकंड में बंद हो गया। 5 मिनट मुंह बंद रखें। 5 मिनट के बाद जब आप वो रुई निकालेंगे तो वो कीड़ा भी मरा हुआ रुई के साथ ही आ जाएगा। और दांतों में कीड़ा लगने का कारण एक नहीं, इसके 3-4 कारण हैं। अधिक चीनी का प्रयोग करने वाले के दांतों में कीड़ा लगता है। जो सुबह आप कॉलगेट, पेप्सोडेंट कोई भी करें, ये मरे हुए जानवरों का ढींगा चूरा है। आपने दांतों में अच्छी तरह मालिश तो कर ली, कूड़ा करने में आपको कमी रहेगी। थोड़ा सा आपके दांतों के बीच में जहाँ भी वो हड्डियों का चूरा रह गया वहीं कीड़ा पैदा हो जाएगा और दांत खराब हो जाएंगे। यदि आप दांतों से प्रेम करते हैं तो आप 12 महीने पीपल की लकड़ी की दातन कीजिए। जब आप शरीर छोड़ेंगे तब दांत साथ ही जाएंगे, दांत नहीं बीच में निकलेगा, न कीड़ा लगेगा और दांत हमेशा मोतियों की भांति चमकते रहेंगे। जो मंगलवार को दातन करनी है सोमवार को तोड़ के रख ले, जो शनिवार को दातन करनी है वो शुक्रवार को तोड़ के रख ले, या एक दिन ना भी करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कीकरी की कर लें, नीम की कर लें, बरगद की कर लें, परंतु पीपल की लकड़ी शनिवार को और मंगलवार को नहीं तोड़ते। बस इस बात का ध्यान रखना। पीपल हम सनातनियों में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। कोई भी कार्य करना तो पीपल का पूजन जरूरी होता है सनातन में। यदि पीपल की पूजा आप ठीक ढंग से कर रहे हैं तो जो आपके ग्रहों के दुष्ट प्रभाव है वो भी शांत हो जाते हैं। और पीपल में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का निवास है। और कृष्ण भगवान ने जब अर्जुन ने कहा था कि मैं अपने को मार के राज नहीं करूंगा, मैं इन पे आक्रमण नहीं करूंगा, तो कृष्ण भगवान ने जब अर्जुन को उपदेश दिया कि देखिए पेड़ों में मैं पीपल हूं, और अपना रूप भी दिखाया, सब जगह दिखाया और उसको अपने धर्म पे आने के लिए विवश किया। और जबकि कर्ण पांडवों का भाई था, परंतु पांडवों की मां ने, कुंवारी ने जन्म देके उसको नदी में बहा दिया था, जो कि नदी से निकाल के जिसने पाला उसने अपने नाम से उसको स्थान दिया। और वो दुर्योधन का जब मित्र बना तो उसने उसका साथ दिया। और जब आखिरी टाइम आया तो कृष्ण भगवान ने कैसे उसको याद कराया कि आप तो पांडवों के भाई हो। और कृष्ण ने कहा था उस टाइम जब सारी बात हो गई तो द्रौपदी से भी मिला दिया,
सब सेका हुआ। तो माँ से जब मिला तो माँ को वचन दिया कि देखिए तेरे 5 बेटे 5 के 5 तो जीवित रहेंगे, मेरी लड़ाई सिर्फ अर्जुन से है, बाकी मैं किसी पे वार नहीं करूंगा। तो जो जो हारता गया उसको छोड़ता गया, उसका वध नहीं किया। और अर्जुन की जब कर्ण के साथ लड़ाई हुई तो कर्ण को तो गुरु का शाप था कि जब तेरा जरूरत पड़ेगी मेरे इस नियम को, तेरे जो कुछ मैंने दिया सब कुछ भूल जाएगा। तो जब कीचड़ में रथ का पहिया फंस गया, उसको निकालने कर्ण नीचे उतरा, तो अर्जुन ने कैसे वार किया था। जब कर्ण ने उसको कहा तो उसी टाइम कृष्ण ने जवाब दिया था कि अभिमानियों का कैसे वध किया था आपने, आप क्यों इतने पछता रहे हैं। तो भगवान किसी न किसी रूप में आके आदमी को सब तो सिखाता है, रास्ता तो बताता है, परंतु रास्ता जो असली पहचान लेता है वो तो अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है एक दिन। जो नहीं पहचानता है वो जाके फिर गड्ढे में गिरता है। और आज ये बात मैं दावे से कह रहा हूँ कि बिंदु झा और सुनील झा ये चाहें कि मेरे को केस जो है लंबा चलाएंगे, इसका हम फैसला नहीं करने देंगे, तो मैं ये आप दावे से कह देता हूँ कि 6 महीने के अंदर अंदर मैं फैसला करवाऊंगा, चाहे मुझे सुप्रीम कोर्ट तक क्यों ना जाना पड़े। आज मैं ये गायत्री माँ की और शिव भोले की कसम खा के कह रहा हूँ कि वकीलों को मैं कम बोलने दूंगा, मैं खुद बोलूँगा। जो भी जज मेरे को थोड़ा सा हंकार दिखाएगा मैं उस जज को भी नहीं बख्शूंगा, कि मैं चैलेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सच्चाई पे चल रहा हूँ, मैं कोई झूठा आरोप नहीं लगा रहा हूँ। आज जो ये झूठे वकील हैं जो कि हमेशा झूठों का साथ देते हैं और केसों को लंबे लंबे ले जाते हैं, आज इनके घर में सुख शांति किसी के नहीं है, किसी न किसी आफत में फंसे हुए हैं। मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप 2 रोटी की जगह 1 खा लो, परंतु जो अत्याचारी है इनकी मदद मत करिए, नहीं तो उनका पाप उनके ऊपर 25% रहेगा, आपके ऊपर 75% जाएगा। क्योंकि उनको बचाने के लिए जो आप झूठ बोल के उनको बचा रहे हैं और सच्चे को दबा रहे हैं, उसका साफ तो आपको ही पड़ेगा। और आज मैं एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं कि पूरे संसार में जो प्रदूषण फैला हुआ है, इससे बचने का उपाय एक ही है कि यदि आप लहसुन प्याज अदरक कच्चा उचित मात्रा में खाने के साथ सुबह शाम खा रहे हैं तो आपको इस प्रदूषण का असर नहीं पड़ेगा। इस प्रदूषण को काटने के लिए लहसुन प्याज अदरक से बढ़ के संसार में कोई दवाई नहीं है। आप चाहे मुंह पे छिकड़ा लगाएं, चाहे जो मर्जी करें, इसका उपचार नहीं है।
और संसार में हर रोग की सबसे बड़ी दवाई है लहसुन प्याज अदरक कच्चा। भून के खाएंगे वो आपको लाभ नहीं देगा। जो लहसुन प्याज अदरक के अंदर महक है, इसके खाने के बाद जो आप सांस छोड़ेंगे, जहाँ तक आपका सांस वायुमंडल में जाएगा वहाँ तक के जितने भी रोग युक्त कीटाणु वो सब नष्ट हो जाएंगे। आपको प्योर ऑक्सीजन आएगी, शुद्ध ऑक्सीजन आएगी। आपको रोग कहाँ से फैलेगा? और आज जो दिल्ली के अंदर प्रदूषण है, इस प्रदूषण से केजरीवाल का वही हाल होगा जो राजनीति में आने से पहले था। हमेशा गले में मफलर रहता था, वही मफलर अब 2 महीने के अंदर अंदर आने वाला है। क्योंकि दिल्ली के अंदर का सारा प्रदूषण तो केजरीवाल की देन है। अब केजरीवाल भले रिजाइन दे के साइड में हो गया, अतिशी को उठा दिया, तो अतिशी भी इसके फैलाए हुए गंध को इकट्ठा नहीं कर सकती। और अब जो फरवरी मार्च में दिल्ली में इलेक्शन होंगे, उसमें ये समझ लें कि अब की बार तो केजरीवाल की जमानत भी जब्त हो जाएगी। क्योंकि जो रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, मुसलमान तबका है, इसको भले वोट दे दे, परंतु हिंदू सनातनी को इसको वोट नहीं देगा। क्योंकि 10 सालों में इसकी सारी हेरा फेरी का सबको पता लग गया। और आज कोर्ट में भी सिद्ध हो गया है कि सबसे बड़ा लुटेरा केजरीवाल ही है। जो गहलोत ने रिजाइन दिया, वो भी इसकी चाल को देख के दिया। क्योंकि इसने एक भी वायदा दिल्ली के रहने वाले से किससे पूरा नहीं किया। और शीश महल का अब क्या काम करके गया? अब ये पर्दे और लैट्रिन सीटें निकाल के ले गया, वो इसके किस काम में आनी है? अब तो ये हो सकता है कि 6 महीने के अंदर अंदर परमानेंट जेल में भी चला जाए, क्योंकि इसके केस ही ऐसे हैं। और जिन जिन केसों में इसने खालिस्तानियों से, ISI से पैसा ले रखा है, वो भी अपना पैसा मांगेंगे इससे, चाहे किसी रूप में मांगे। हो सकता है को इसका किडनैप भी कर ले। और ये कई बार सोचता है कि मैं पंजाब का मुख्यमंत्री बन जाऊं, तो ये भी सपना भूल जाए। पंजाब में तो आप एक दिन के लिए मुख्यमंत्री नहीं बन सकते वहां जाके। और आज जो दुर्दशा पंजाब की होने लगी है, और दुर्दशा आज तक पंजाब की कभी नहीं थी ऐसी। और जितना नशा पंजाब में अब हो रहा है, इतना पहले कभी नहीं था। और आज यूपी में जो राम राज्य आया है, ये सब योगी की देन है। अखिलेश ने, अखिलेश के बाप ने, इन्होंने जो राज किया है, ये सिर्फ गुंडों के दबदबे में किया है। उनके दबदबे से यूपी बिल्कुल बर्बाद हो चुकी थी। और योगी जी अब लाइन पे ला चुके हैं। और आज जो ये 9 सीटों का चुनाव हो रहा है, इनमें यदि 9 की 9 सीटें
बीजेपी की आ जाती हैं तो अखिलेश की दोनों गालों में पूरा थप्पड़ पड़ता है। पांचों की पांचों उंगलियां दोनों तरफ मुंह पे आ जाती हैं। और ये गुंडों की कितनी मदद कर रहा है। और जो इसने मुख्यमंत्री होते हुए घपले किए वो केस निकल गए हैं, उन केसों में भगवान चाहे कि उसको सजा भी अच्छी हो जाए।